अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सानिया, क्या हाल कैसी है? हैं? क्या अल्हम्दुलिल्लाह। चक्कर है आज आप इतना चमक क्यों रही है भाई, क्या हुआ? कैसे कुछ पहचाना आपने? मेरी रोशनी, कुछ मेरी बात है। दुनिया आ गई है मेरे पास लाहौर से। मेरा ओ मेरी बेटी, मेरा बेटा सब ड्राइव कर ओ रहे हैं इधर। ऐसे लग रहा है घर एकदम जैसे चकाचौंध हो गया। सुबह से इतना इंतजार कि कब आ जाएंगे। एक तो ड्राइव करके आ रहे थे तो थोड़ी सी एक एंजाइटी भी हो रही थी। ड्राइव हाँ, इतनी लंबी, इट्स अ वेरी लॉन्ग सिंध ड्राइव। लॉन्ग ड्राइव है, फिर सिंध का एरिया इतना अच्छा नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, रोड लेकिन रोड भी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी नहीं है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह देयर होम, अल्हम्दुलिल्लाह टू स्टे टिल ईद इंशाल्लाह। एंड ओ दोनों दैट बेटी इधर है और एक बेटी मेरी जो है वो कनाडा में है, मिसिंग हर, जो कि छोटी माँ है किरण की। हाँ, और अब पता नहीं कब आप आए। और खैर वैसे अब फ्लाइट्स थोड़ी बहुत तो स्टार्ट हो रही हैं। नहीं, इंटरनेशनल तो नहीं चलेंगी अभी, कुछ अनदर 6 इंटरनेशनल नहीं मंथ नहीं चलेंगे, चलेंगी। वहां से नहीं आने देंगे। आई थिंक हम तो शायद कर भी रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो वहां से नहीं आने देंगे, है ना? मेरे ख्याल में यहाँ से भी नहीं आने देंगे, क्योंकि वो करने ही नहीं देंगे ना, वो नहीं पाएंगे, हाँ वो अपनी सेफ्टी भी हाँ, देखेंगे। अपनी सेफ्टी भी देखेंगे। उफ, क्या अजीब बात हो गई है कि अब वो पता नहीं कब आना जाना इस तरह दोबारा शुरू हो। बट कैसी लगी उनको ड्राइव, कैसी लगी है? अब वो लैंडस्केप देखते आए मेरी होंगे। मेरी ये जो बेटी है ना, ये वहीं कनाडा में पैदा हुई है, वहीं पली बड़ी है, और फिर मेरी बेटी मतलब मेरी बहू है, बहू और है। शादी बेटे के साथ वो जो है वो यहाँ पाकिस्तान आई है, तो उसको रोज कोई ना कोई झटका लगता है जब वो कोई चीज ऐसी देखती है कि हाउ डू पीपल डू दिस। हम उसकी एक वर्कशॉप ले लेंगे इन अडेप्टिंग टू पाकिस्तान। आई होप नॉट। मुझे लगता है कि ऐसे ही बच्चे आएंगे, तो जब अडॉप्ट नहीं करेंगे तो चीजें बदलेंगी। अगर वो इन चीजों एब्सोल्युटली। को अडॉप्ट करने लगेंगे तो फिर चीजें बदलेंगी नहीं। सो शी इज सो पोलाइट एंड सो काइंड एंड सो लाइक अकोमोडेटिंग, कि हमारे मुल्क में तो इतने अकोमोडेटिंग लोगों को हम कमजोर, मतलब हम ये समझते हैं कि ये अब कमजोर हैं। फॉर देम दिस इज देयर हाँ, स्ट्रेंथ टू बी अकोमोडेटिंग एंड काइंड एंड यस कोऑपरेटिव। यस, उसको एज कभी शुड बी। हाँ, एज शुड बी, एज ऐसे ही शुड होना बी। चाहिए। हाँ, तो और या हमारे यहाँ लोग समझते हैं अगर आप पोलाइटली बात करते हैं तो या हाँ, तो आप बेवकूफ हैं या आप डरते हैं। ये डरते हैं, हाँ। अम, या आपको कुछ चाहिए, हाँ लोग ये भी कहते हैं क्या चाहिए। हाँ, क्या चाहिए, वाई यू बीइंग नाइस। हाँ, दिस हैज टू चेंज, और इंशाल्लाह ताला जो बच्चे थोड़ा जिन्होंने दुनिया देखी है और साथ साथ तरबियत भी अच्छी है, मतलब जिनको अच्छा बैलेंस मिला है ना, वो इंशाल्लाह इस दुनिया को इंशाल्लाह बदलेंगे। बदलेंगे। बड़ी और खुशी। आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि सिर्फ आपने तरबियत का अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, क्योंकि सिर्फ तालीम से नहीं बदलेगा ये बदलेगा बिल्कुल तरबियत से, छोटी छोटी बातों से। बहुत मैंने देखा है, बहुत लोगों के पास बड़ी डिग्रीज होते हैं, बट देयर एरोगेंस हैज हैज ब्लॉक्ड देयर लर्निंग प्रोसेस। वो सीख ही नहीं पाते क्योंकि इतने एरोगेंट होते हैं इस चक्कर में कि हमें इतना कुछ आता है मैं एक कि वो वली कुछ ने, आगे। एक बड़े लर्नेड आदमी की बात भी थी ये, कि यही 3 चीजें एरोगेंस के बीज को बोती हैं: पावर, स्टेटस का पावर, पैसा और तालीम। तो यानी हमने कभी हम तालीम स्टेटस, भी। हाँ, तालीम भी। तो हमें ये तो पता है कि स्टेटस एरोगेंस दे सकता है, हमें ये पता है कि पैसा अमीर होना भी दे सकता है, लेकिन तालीम भी दे सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी किताब में कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी कहावत थी, मगर जिस तरह जो वली गुजरते हैं ना, उनकी कहावतों में इन तीनों चीज़ों की एक्सेस आपको वो दे सकती है, तकब्बुर। हाँ, मगर उन्होंने ये तालीम का लफ्ज अच्छा इस्तेमाल किया, इल्म का नहीं किया। इल्म तो इल्म से दूसरी तकब्बुर नहीं आता। दिस सबसे ज़्यादा। स्टैंडर्डाइज्ड, ये जो एक हमारे यहाँ डिग्री ओरिएंटेड, अचीवमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन है ना, उससे और आता है। ये स्कूल्स में जो लिटरेसी जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर इतना इन्हिसार वालिदैन का बढ़ गया था कि उन्होंने समझा कि अब ये स्कूल हम भेज देते हैं तो सब कुछ स्कूल सिखा देगी। अब हमारा काम खत्म हो गया, स्कूल ही सब कुछ पढ़ाए, स्कूल से बच्चा ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से मदरसा चला गया, बच्चा 7 बजे घर आ रहा है। ये सब बंद करने के लिए कोरोना आया है।
आप अपनी तरबियत करें वाक़ई सही और बात है। अपनी तरफ जी, बिल्कुल। और 1 साल अगर घरों में हम रहे, अगर ये 1 साल चला, कुछ कोई नहीं कह सकता कि क्या होगा। तो मतलब इशारा समझ जाए ना कि नेचर हमें कह रहा है कि 1 साल लिटरेसी की ज़रूरत नहीं, तरबियत की ज़रूरत है। अब हम ऑनलाइन सब कुछ खोल रहे हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ करें बच्चों की। अगर हम ऑनलाइन स्टडीज़ को स्टार्ट कर देंगे तो हम घरों के अंदर स्कूल ले आएँगे। हालाँकि मैं खुद भी इसको प्लान कर रही हूँ अपनी स्कूल के लिए कि बच्चों की का हर्ज ना हो। लेकिन डीप विद इन माय हार्ट आई फील कि हम शायद नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि असल मकसद तो यही है कि नहीं करनी 1 साल। इसको रहने दें, 1 साल सीखिए घर मम्मी-अब्बू के साथ बैठना, एक-दूसरे के लिए खाना बस लगाना, टाँगे दबाना, माँ अम्मी के साथ दबाना या मतलब कहानियाँ सुनना। कहानी सुनाना एक हमारी ये रिवायत है, बैठ के बगैर किताब के कहानी सुनाना, यू नो? वो सुनना, तो तरबियत के लिए अगर ये 1 साल मिल जाता है जिसमें लिटरेसी जैसी कोई चीज़ ना हो, अगर हम घरों पे भी ये कहेंगे कि चलो इंटरनेट पे बैठ के प्रॉब्लम सॉल्व करो मैथ के, तो हम घर में स्कूल ले गए। मेरा अपना भी जो ज़हन है ना वो इस पे कॉन्ट्रडिक्शन में है कि क्या हुँ। करना चाहिए कि अगर इस 1 साल को या 6 महीने को या इन 3 महीनों को बच्चों को माँ-बाप के साथ और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ छोड़ दिया जाए। तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? या या उनके घरों में लैपटॉप्स खोल दिए जाएँ कि चलो अब कनेक्ट हो जाओ अपने टीचर्स के साथ। और समथिंग ये वी तो आई थिंक ये तो और भी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये और भी एक स्टेप और नीचे लेके जाएगी, बिकॉज़ देन इट विल जस्ट बिकम ओनली अबाउट फैक्ट्स एंड फिर तो आप अपने दोस्तों के साथ भी नहीं है, क्लासरूम भी ह्यूमन इंटरेक्शन भी नहीं है, तो फिर तो बिल्कुल ही इट विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट टेंजेंट। ये कि दुनिया के साथ चलना भी है और अगर बच्चों ने ये नहीं सीखा तो आगे जॉब्स में भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी आर ट्राइंग टू कम टू समथिंग दैट कैन यूटिलाइज़ द ऑनलाइन लर्निंग इन अ फैमिली एजुकेशन वे। हम इस चीज़ को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ऑनलाइन बच्चे को बिठा रहे हैं तो उसकी माँ भी बैठी हो साथ और उसकी दादी भी बैठी हो साथ। वो फैमिली बैठी है स्क्रीन के सामने और उस पार टीचर है। तो वो 1 घंटे की जो सेशन हो रहा है, वो माँ की भी कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, एक्टिविटी भी इस किस्म की हम उनको बताएँ बच्चों को करना जिसमें पेरेंट की थोड़ी-सी इन्वॉल्वमेंट हो। मुश्किल है ये, लेकिन मैं सोचती हूँ शायद ये इशारा है एक कि आप थोड़े दिनों के लिए लिखना-पढ़ना, जिसको लिटरेसी कहते हैं, बंद कर दें, कुछ नहीं होगा। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बच्चा लेट होगा ना, 16 की बजाय 17 में मैट्रिक पास करेगा। व्हाट डिफरेंस दैट? हाँ, मगर ये सीखने में बड़ा वक़्त लगता है, लगेगा बल्कि, और ये फ़ेयर भी है ना, क्योंकि इतना कम्पिटिटिव दुनिया में रहते हैं, तो ये सीखने के लिए ये एक्सेप्ट करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए कि कुछ नहीं होगा 1 साल में। माँ-बाप से फिर कुछ करीब हो जाने से कभी कुछ बुरा हुआ है क्या? कभी भी नहीं, बुरा तो कभी नहीं। भी नहीं। हाँ, और कितनी सारी एक्टिविटीज़। तुम और मैं जो है ना बातें करने लग जाते हैं, भूल जाते हैं बैक स्टेज हमारे गेस्ट हैं। नहीं, हम अच्छा हम ज़रूरी बात थी, ये भी ज़रूरी बात थी। बिल्कुल, तो अच्छा जी, दोस्तों आ गई हमारी हैं। आ गई हैं हमारी गेस्ट, और हमारे साथ आज जो दोस्त हैं उनका नाम है शगुफ्ता नाज। और वो मेरे दोस्त हसन की अम्मी है। असल बात ये है, हसन मेरे साथ एक प्रोग्राम में को होस्ट होते, मगर फिर वो प्रोग्राम ही नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना हो गया, तो हम नहीं कर पाए वो प्रोग्राम। लेकिन अब वो जब भी होगा तो मेरे को होस्ट होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त साहब हैं, वो 12 साल के हैं और कमाल उनके टैलेंट्स हैं और बहुत ही मज़ेदार वो शख्स है। और उनकी अम्मी भी सुना है बहुत ही ज़बरदस्त खातून हैं, और मैं चाहूँगी कि मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाऊँ, क्योंकि सबीना का इंटरनेट फिर से धोखा दे गया है। तो चलिए मैं ही आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ शगुफ्ता से। शगुफ्ता क्या आ सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? आप कैसी हैं? मैं तो मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हूँ। सुपर। हसन कैसा है? फाइन। मजे में। लगा हुआ है, शैतानियाँ चल रही हैं कि कुछ? बस थोड़ा सा बोर हो गया है, उसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा थी ना बाहर।
बहुत बाहर एक्टिविटीज थी ना, थी, हाँ बहुत रोजाना एक्टिव है ना। रोजाना रोजाना कोई ना कोई क्लास थी उसकी, कभी स्विमिंग, कभी एलजे, कभी कहाँ, रोजाना। अब तो बिल्कुल ही कुछ भी, अब तो इलाके से भी नहीं निकल सकते, घर से ही नहीं निकल सकते, इलाका क्या। नहीं, फिर हम घर में करते हैं कुछ ना कुछ, बेकिंग, कुकिंग और बहुत कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। बेकिंग करते हैं? बेकिंग बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह। अरे आपकी वाह आपको वाह, क्या देगी। बात। हम खाएं तुम्हारे ऐसे ही सुनी सुनाई बातों पे हम यकीन नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम सिंगर। सकीना, वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? आप ठीक कैसे हो? हैं? आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? अल्लाह का शुक्र है। तुम ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। कोई घबराहट और नर्वसनेस तो नहीं हो रही? नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं। कैसा फ़ील कर रही हो? बस ठीक फ़ील कर रही हूँ। अच्छा। सानिया को देख के तो बस हाँ, ये कुछ बात मुझे अच्छी देख तो के क्या? अच्छा ही फ़ील होता है, बुरा तो फ़ील हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैंने कहा मुझे देख के क्या भाई, मैंने क्या किया? नहीं, सानिया तुम्हें बिल्कुल ऐसे रिलैक्स कर देगी, तुम्हें फ़ील भी नहीं होगा। सो कोई भी ऐसी चीज़ तुम जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हें फ़ील होता है कि अभी तुम रेडी नहीं हो, तुम यू कैन ऑलवेज़ से के बस यहाँ से आगे मैं नहीं बात करना चाहती। तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत सारे लोगों को हिम्मत मिलेगी और तुम उस बहुत कठिन दौराहे से गुज़र के आज एक बहुत हिम्मत वाली और एक बिल्कुल ऐसी खातून बन चुकी हो कि अब तुम दूसरों को फ़ायदा देने लगी हो। यानी कि उस स्टेज से तो निकल ही आई, मगर अब तुम एक नए स्टेज पे आ गई हो जहाँ अब तुम घड़ी में और लोगों को भी हिम्मत दे रही हो और दूसरी औरतें तुम्हारे पास आती हैं मशवरा लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इंशाल्लाह आगे भी यही एम है मेरा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलिए फिर मैं इंशाल्लाह। आई एम गोना लीव यू, मैं आप लोगों को देख रही हूँ बैक स्टेज से, आप लोग ओके। कन्वर्सेशन करें। ओके जी। मैं वैसे आपको बताना चाहती हूँ कि शगुफ्ता ने अभी-अभी कमिट किया है कि वो हमें कुछ बेक करके खिलाएँगी। जब हम खाएँगे तो फिर हम अपना रिव्यू देंगे। है ना शगुफ्ता? ज़रूर, ज़रूर। डन डील। अच्छा शगुफ्ता, मुझे एक बात बताओ कि पैदा कहाँ हुई थी? कराची? कराची में। कराची में। और यहीं पली-बड़ी, तालीम भी यहीं हासिल की? जी, तालीम भी यहीं हासिल की। हम लोग तो बहुत सारे बहन-भाई थे, मैं सबसे छोटी हूँ। ओह! मैं बहुत सबसे सारे बहन, छोटी हूँ, कितने बहन-भाई थे? माशाल्लाह। हम लोग तकरीबन 12 बहन-भाई हैं। 12। मैं सबसे छोटी। और सबसे छोटी तो लाडली थी कि कुचल दिया बहन-भाइयों ने, काम करा-करा के? नहीं, नहीं, ऐसा होता है मैं ना, बहुत लाडली। मैं जो सबसे छोटा मुझे था सबकी तवज्जो बहुत ज़्यादा मिली है, मिली। बहुत ज़्यादा सबकी भाइयों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट और माशाल्लाह अम्मी हाँ, और अब्बू से ज़्यादा तो भाइयों की सपोर्ट थी, बहुत ज़्यादा। अरे वाह! बहुत आला। तो अब पढ़ाई क्या की थी? बनना क्या चाह रही थी? पढ़ लिख के क्या बनना था? नेट मसला कर रहा है। आवाज़ नहीं आ रही? ओहो! आ मैं रही है डॉक्टर आवाज़? बनना चाह रही थी, आ, एमबीबीएस करना चाह रही थी, लेकिन मेरी एक सिस्टर थी, वो एलएचवी थी, और उनकी वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी को सर्व करती थी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी माशाल्लाह से। लेकिन फिर उनकी यंग एज में वो मेरा मेंटोर थी एक्चुअली, तो उनकी यंग एज में 35 इयर्स की एज में उनको कैंसर हो गया, उनकी डेथ हो गई। उस वक़्त ओह! मैं 15 साल की थी। वो एक तरह से मेरी माँ थी, अ, और मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, लड़कों के साथ खेलने पे मना नहीं करना, और मैं गलियों में जाती थी अकेले और लड़कों के साथ खेलती थी और ठट्टा करती थी, मारती थी, जो भी होता था। तो वो कभी भी लड़कियों के साथ मैं गुड़ियों का खेल मैंने नहीं खेला। हाँ। भाइयों के साथ भाइयों के दोस्तों के साथ और पली-बड़ी हूँ। ये क्रिकेट और सब चीज़ें, गुल्ली डंडा और सब चीज़ें मैंने खेली अरे यार बचपन में। वाह! क्या कितने मज़े के एक्सपीरियंसेस होते हैं ना ये, जब आप खुल के खेल सकते हैं और आप नए-नए दोस्त बनाते हैं, उनसे आप नई-नई चीज़ें एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करते हैं।
कि कितना जिन जिन बच्चों को नहीं खेलने देते बाहर, उनके लिए कितना ये एक शॉर्टकमिंग होती है ना, कि उनके एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं। उस ज़माने में इतने फ़ियर्स पे मैं कह रही हूँ, उस ज़माने में इतने फ़ियर्स नहीं होते थे, लड़कियों को बाहर खेलने पे पाबंदियाँ नहीं होती थी कि ये क्यों, और किसी से मतलब डर नहीं लगता था, कोई ऐसा नहीं था, माहौल ऐसा नहीं था, माहौल बहुत अच्छा था। तो उसमें कोई किस्म का कोई डर भी नहीं होता था, और अगर कोई ऐतराज़ भी कर लेता था तो मेरी सिस्टर होती थी, मेरी बाजी, मैं उनको अपनी बाजी बोलती थी, तो नाम नहीं लेते थे हम लोग, बाजी बोलते थे। तो वो बहुत सपोर्ट करती थी कि कोई बात नहीं, खेल रही है, अभी खेलने कूदने की उम्र है इसकी, और जो भी मस्तियाँ कर रही है करने दो। हाँ, क्या वो मेरे बात होती है इंस्पिरेशन, ना, बड़े बहन भाइयों की क्या मेरा बात होती है फिर। ताकत हाँ, है वो। हाँ। अच्छा, फिर तो डॉक्टर बनी फिर कि नहीं बनी? नहीं यार, वो 15-16 साल की एज में जब मैं थी तो उनकी डेथ हो गई। बहुत असर लिया मैंने इस बात पे, एजुकेशन छोड़ दी मैंने। कुछ अरे, सालों तक तो मैंने एजुकेशन भी छोड़ दी थी। फिर अच्छा। से मैं उनकी तरह बनना चाहती थी, एलएचबी करना चाहती थी, वो एलएचबी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एलएचबी कर लूँ, लेकिन फिर मुझे घर वालों ने मना किया कि नहीं, एलएचबी नहीं करना आपको। वो जिस तरीके से आधी-आधी रात को वो उठ के जाती थीं, कम्युनिटी को सर्व करती थीं, उनको अपना बिल्कुल ख़्याल नहीं था, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करती थीं, सब दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए करती थीं वो। कम्युनिटी को सर्व कर रही थीं वो अपना, नहीं, लेडी हेल्थ और वर्कर्स बिना का ये मतलब के। तो है कि बहुत मुश्किल लाइफ है उनकी, क्योंकि उन्हें हाँ, किसी वक्त भी फिर कहीं कभी भी बुला लेते हैं, जाना जरूरी भी होता है। कुछ सालों के बाद फिर मैंने सोचा कि फिर कहीं से पता चला कि ये भी फ़ील्ड होती है, होम्योपैथिक के कॉलेजेस भी होते हैं, तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। अ, भाइयों ने मुझे परमिशन दे दी उसकी, और फिर मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो फिर 4 साल होम्योपैथिक मैंने डिप्लोमा। डॉक्टर हो? अच्छा, डिप्लोमा किया। अभी तो मैं ओ, प्रैक्टिस नहीं अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं करती, अभी तो काफ़ी साल हो गए, मैंने छोड़ दिया, अभी तो फ़ील्ड ही चेंज हो गई, बिल्कुल जंप कर लिया मैंने अलग हाँ, फील्ड। जंप कर लिया ना। हाँ। अच्छा, किरण कैसे पहुंची? किरण फाउंडेशन से कैसे ताल्लुक जुड़ गया? अ, मेरे हस्बैंड की जो है ना वो डेथ हो गई 2008 में। हम्म। 2008 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा मुझे शॉक लगा था, और मैं बहुत तकलीफ़ में थी उस वक़्त। और फिर मैं अपने उस वक़्त हम लोग जो है ना वो हमने अभी स्टार्ट किया था अपना सफ़र, क्योंकि बीच में हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे लाइफ़ में। तो तकरीबन 1 साल हम दोनों ने साथ रहे उस दौरान। 2007 में हमारा दोबारा से हम लोग मिले थे। तो उसके बाद 2008 में जब ये इंसिडेंट हुआ उनका, तो मैं बिल्कुल समझो मुझे मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूँ क्या हुआ था, उस वक़्त बताना 2 चाहो? बच्चे। वो एक लॉयर थे वो एक, और उनका जो है ना वो इंसिडेंट हुआ था, तो कोई इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, उनकी तहरीक चल रही थी, तो उसमें बहुत सारे वकील जो है ना वो इन्वॉल्व थे। और वो एक दिन ऐसा हुआ कि 9 अप्रैल का ये वाक़या है। पूरी दुनिया को पता है कि किस तरह से जो है ना वो, मैं किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वो पूरे जो है ना वो प्लाज़ा जो है ना ताहिर प्लाज़ा, वो पूरी 2-3 फ्लोर उन्होंने जला दिए थे दिन में। तो ये जो है ना, ये एक नाक़ाबिले फ़रामोश वाक़या था, जिसने मेरी दुनिया बदल दी। उस वक़्त हसन की पैदाइश उसी वक़्त हुई थी, सिर्फ़ वो 2 मंथ्स का था उस वक़्त, और बड़ा वाला बेटा मेरा 8 साल का। तो फिर कुछ अर्सा तो मैंने अपने भाई के साथ गुज़ारा, मेरे भाई के घर में अम्मी की अब्बू की डेथ हो चुकी थी उस वक़्त, तो भाई के साथ गुज़ारा, और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाऊँगी? मैं कैसे रहूँगी? मैं कैसे अपने बच्चों को पालूँगी? बस ये सारी सोचें मेरे दिमाग में पूरी गड़बड़ हो रही थी कि अब मेरा क्या होगा? लेकिन उस वक़्त जो है ना वो अम्मी की भी डेथ हुई थी, उससे 1 महीने पहले, डेढ़ महीने पहले। तो भाई भी उसमें से नहीं निकल पाए थे, कि वो मुझे सँभाल सकें या वो मुझे तवज्जो इतनी दे सकें।
या वो ज़िम्मेदारी उठा सकें। तो सारे भाई अलग-अलग थे और उस वक़्त फिर जब मेरी सिस्टर का एक फ्लैट जब उन्होंने अपना किराए पे देने की कोशिश की, तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ और अपनी लाइफ़ को मैं इंडिपेंडेंट मैं गुज़ारना चाहती हूँ। मैं जॉब करूँगी, मैं अपने बच्चों को पालूँगी, मैं खुद उनका सहारा बनूँगी। और मैंने उस वक़्त जब डेथ हुई थी तो उस वक़्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन फिर 6-8 महीने के बाद मैंने फिर ये जब मुझे थोड़ा-सा होश आया और मैंने उसको ताकत मिली मुझे वो गम सहने के बाद, फिर मैंने ये डिसीज़न लिया। हुँ। फिर उसके बाद फिर एक नई कहानी शुरू हो गई, एक नई शगुफ्ता जो है ना वो बिल्कुल एक नया जन्म हुआ। जैसे जैसे कोई चीज़ टूटती है ना, जब कोई गमला टूट जाता है या कोई भी चीज़ टूट जाती है तो इसी तरीके से जब इंसान जब इस तरीके से टूटता है, तो उसके बाद वो रीबिल्ड होता है। एक तरीके से अल्लाह ताला जो है ना वो अपने बंदों को दोबारा से बनाता है। दोबारा से उसको जो वो चाहते हैं वैसा बनाता है। तो वो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद। उसके बाद तुम्हें लगता है कि तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई या बिल्कुल ही बदल गई? नहीं, उसके बाद तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे स्ट्रॉन्ग होना था अपने बच्चों के लिए क्योंकि मैंने ख्वाब देखे थे कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलाऊँ, मैं अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाऊँ, मैं उनको ज़िंदगी की हर हर चीज़ दूँ, उनको कभी बाप की कमी महसूस ना हो। उनको कभी ऐसा ना लगे कि मेरा बाप नहीं है तो मेरे साथ ऐसे हो रहा है या बहुत मैं बहुत आगे बहुत दूर तक मैं सोचती थी, बहुत दूर तक कि ये इतने छोटे-छोटे बच्चे हैं और ये कितना अपने बाप को मिस करते होंगे। कितना वो मेरा बड़ा बेटा कितना ज़्यादा वो अपने बाप के साथ इन्वॉल्व था, अपने फ़ादर के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था वो। क्योंकि आपको अच्छे बताऊँ मैं फ़ादर कि वो जब जी, अच्छे क्या फ़ादर कह रही थे? हैं? बहुत अच्छे फ़ादर थे, बहुत अच्छे हस्बैंड थे वो लेकिन कुछ हमारे शादी के बाद कुछ ऐसे हमज़ा की पैदाइश के बाद कुछ ऐसे मसाइल हो गए कि हम लोग कुछ अरसा सेपरेट रहे थे, तकरीबन 5-6 साल हम लोग सेपरेट थे। तो वो जो मेरा बेटा था बड़ा वाला, वो अपने फ़ादर के साथ रहता था। कुछ ऐसे मामलात थे कि अ, होता है ना कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है 2 बंदों में तो अ, लोग देख नहीं पाते। कुछ ऐसा होता है कि फिर वो सोचते हैं कि किस तरह से क्योंकि वो उन्होंने लव मैरिज की थी, कुछ कुछ एंगेजमेंट वगैरह का उनका पहले था उनकी कज़िन के साथ। तो वो ये वो मेरे इन-लॉज़ ने मुझे दिल से एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिर वो गलतफ़हमियाँ बढ़ाना और बहुत सारी बातें पैदा करवाना, तो कुछ नासमझी में, कुछ उसमें हम लोगों ने दोनों ने एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं किया था, कुछ ऐसा था। मोहब्बत तो हुँ। थी लेकिन ट्रस्ट उतना ज़्यादा नहीं था। कभी-कभी बातों में आ जाना, फिर बहुत सारे मसले-मसाइल हुए, तो फिर हम लोग सेपरेट थे तकरीबन 6 साल। तो फिर मेरा मेरा बेटा मेरे पास नहीं था उस वक़्त, बड़ा वाला। तो उस तकलीफ़ को भी मैं पहले सह चुकी थी, उस तकलीफ़ को जब वो मेरा बेटा मेरे पास नहीं था और मैं अल्लाह ताला से हर वक़्त दुआ करती थी और मैं अपने आप को मैंने अपनी होमियो की प्रैक्टिस करती थी, तो मेरी वालिदा ज़िंदा थी। और मैं अपनी अम्मी को हमेशा कहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा बेटा मेरे पास वापस ज़रूर आएगा। और मैं अपने बेटे को जो है ना बहुत ज़्यादा उसको मिस करती थी, मैं बहुत तकलीफ़ के मराहिल थे वो भी उस वक़्त मेरे मेरे लिए। लेकिन जब अ, हम लोग साथ हुए 2007 में 2007 में। हम लोगों ने जब साथ ज़िंदगी गुज़ारना शुरू की और उस वक़्त हम लोगों ने अपनी सोचा कि हम लोग अब ऐसी कोई गलतियाँ नहीं करेंगे, हम एक-दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, हम एक-दूसरे का ख़्याल रखेंगे और बड़ी मोहब्बत से हम लोग चल रहे थे। मेरे बड़े बेटे ने पहली बार अपने माँ-बाप को इकट्ठे 1 साल सिर्फ़ देखा, इकट्ठे खुशी से रहते हुए और जब वो 1 साल गुज़रा और मैं प्रेग्नेंट हुई, मेरे हसन था मैं मेरे उसमें तो बस एक दिन ऐसा आया कि वो बेचारा सुबह को वो गए हैं हँसते-मुस्कुराते और उसके बाद उसका कुछ अता-पता ही नहीं था कुछ। पता नहीं किस तरीके से केमिकल्स फेंक के उसको उसके दफ्तर और उसके सारा कुछ जल के खाक हो गया। तो ये बहुत बड़ा एक तानिया था।
सानिया मेरे लिए। तो इतनी मुश्किल से फिर से घर बना था मेरा और फिर से खत्म हो गया सब कुछ, जल के राख हो गया। फिर जब तुम अकेले रहने लगी और सब आपने सोचा कि अब मैं अपने बच्चों के लिए करूंगी सब कुछ खुद, तो तो फिर होम्योपैथी की दोबारा प्रैक्टिस शुरू की या जॉब चेंज कर ली? वो भी प्रैक्टिस तो तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं छोड़ चुकी थी। वो प्रैक्टिस ऐसी थी ना सानिया कि वो मैं इतने लोगों से तो मैं पैसे ही नहीं लेती थी, ऐसी दवाइयाँ दे देती थी। शुरू से ही आदत थी लोगों को मदद करने की, लोगों को सहूलत देने की और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की आदत थी। तो उसमें मैंने जब सोचा कि अब मैं ये अगर प्रैक्टिस शुरू करूँगी, तो इतने कम पैसों में मैं अपना घर कैसे चलाऊँगी, कैसे गुज़ारा करूँगी? क्योंकि ज़्यादा फ़ीस लेना, ज़्यादा पैसे लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने अपनी जॉब की तगोदो शुरू कर दी सबसे पहले तो कि मैं कोई ऐसी मेरी अच्छी जॉब हो क्योंकि जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी तो ये एक वाक़या ऐसा था कि सबको पता था। सियासी हज़रात और बहुत सारे लोग इसमें आए थे जनाज़े पे भी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम लोग इसको सपोर्ट करेंगे, जॉब देंगे बहुत कुछ वादे किए थे। तो बस वो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई थी कि बस अब मुझे तो गवर्नमेंट की जॉब चाहिए। उसके लिए मैंने बड़ी तगोदो की, बड़े मैंने सीवीज़ को यहाँ-वहाँ पहुँचाई, हर जगह पर और मैं जो वहाँ उस वक़्त के मिनिस्टर्स वग़ैरह थे, उनके घर पे भी गई हूँ और उनसे भी बात की। बस वो कहते थे 1 हफ़्ता लगेगा, आपको जॉब मिल जाएगी, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, इसमें, उसमें, हर जगह। लेकिन कहीं से जब नहीं बनी कोई बात तो फिर आखिर में मैं 2011 में जो है ना वो मैं अपने हाई कोर्ट में गई और चीफ जस्टिस थे वहाँ पे, तो उनसे मैंने ओपन कोर्ट में मैंने अपील की थी कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ? मुझे कोई अच्छी जॉब चाहिए, मुझे अपने बच्चों का मुझे फ्यूचर अच्छा मुझे करना है और मुझे पालना है उनको। तो मैं किस तरह से अगर मैं सुबह से लेके शाम तक अगर मैं कोई प्राइवेट जॉब करती हूँ, तो मुझे कितने पैसे मिल पाएँगे? इसलिए मैंने ये कदम उठाया। जब मैं वहाँ वक़्त के जो जस्टिस थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे वो किया एप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे वहीं पर जॉब दी। और अब आप हाई तो कोर्ट में सीनियर ऑफिस एसोसिएट एसोसिएट है क्या? क्या जॉब क्या है? क्या करते हो उसमें? सारा दिन यार तो हाई कोर्ट तो किच-किच जगह है बहुत ही। हाँ, वो कितना कुछ-कुछ है लेकिन मैं ब्रांच में काम नहीं करती हूँ। हाँ, ब्रांच में मैं पहले क्लिनिक में होती थी और हाँ। अभी मैं भी लाइब्रेरी में। अच्छा, शुक्र लोगों से नहीं डील करना पड़ता। नहीं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है ना केसेज़ और ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है ना बहुत बड़े-बड़े मसले होते हैं और हाँ, वही तो यहाँ मैं पे कह रही हूँ आजकल सिस्टम है। इतनी किच-किच है वहाँ तो भाई वो तो अच्छा तो फिर अब बेटे कितने बड़े हैं माशाल्लाह? बेटा मेरा अभी तो 20 साल का है बड़ा वाला और हुँ, छोटा जो है वो अ, 12 साल का है जो आपका 12 दोस्त है। साल का है। हाँ, 12 साल का है। अच्छा और अब बच्चों ने किस तरह रिएक्ट किया? हसन को तो पता ही नहीं है। लेकिन हमज़ा ने कैसे रिएक्ट किया? उसको तो कभी किसी चीज़ की कमी ही महसूस नहीं। हुँ, हमज़ा ने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात उठाई, मेरे बेटे ने। बचपन से बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं उसने। पहले उसके माँ नहीं थी उसके पास, उसके बाद उसका बाप नहीं था उसके पास। सिर्फ़ 1 साल उसने देखा अपने माँ-बाप को इकट्ठा। तो उसने अपने उसके बाबा के नक्श उसके ज़हन में बहुत मायने रखे हैं उसकी ज़िंदगी में। वो बहुत मिस करता है अपने फ़ादर को। अभी तो ज़्यादा वो नहीं करता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा वो मिस करता था। तो मैं हर जगह पे बस चट्टान बन के खड़ी हो जाती थी कि मैं हूँ ना, मैं हूँ तुम्हारा बाप हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए, तो तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो चीज़ सीखनी है, तुम्हें जैसी तालीम हासिल करनी है तुम करो। हम लोगों की आपस में कम्युनिकेशंस बहुत अच्छी हैं। कभी हम हाँ। लड़ते हैं, कभी हम आपस में बहस करते हैं, कभी क्या, के साथ मेरा रिलेशन ही अलग है बिल्कुल, बहुत वाह! अलग क्या रिलेशन बात है। दोस्ती है, हाँ? बहुत ज़्यादा। हाँ, दोनों के मैं साथ है लेकिन वो बड़े वाले के साथ कुछ अलग है। उससे ज़्यादा है? दोनों से अलग-अलग किस्म की दोस्ती है।
हाँ, मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब एक पेरेंट मिसिंग हो जाए, पहले एक पेरेंट नहीं था, फिर दूसरा पेरेंट नहीं है, और उससे अब मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, तो उस वक़्त बच्चों के साथ किस तरह डील किया जाए? वो क्या पूछते हैं, उनको क्या बताया जाए? या जो डे टू डे उनके मसाइल खड़े होते हैं, ज़ाहिर है जब वो किसी को मिस करते हैं तो उनका बिहेवियर चेंज भी होता है, वो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होता, गुस्सा भी आता है उनको। आपको भी पता होता है कि यार ये तकलीफ में है मेरा बच्चा, अगर ये अभी ऐसा कर रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये अपने ये ऐसा नहीं है, ये इस वक़्त कर रहा है, और फिर अपनी भी तकलीफ है, अपनी भी परेशानी है, अपना भी दुःख है। ऐसे में बच्चों के साथ क्या किया जाए? मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दोनों बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं। वो मुझे लगता है आपने बहुत मेहनत की है उनके ऊपर, मतलब इस सिर्फ़ ये नहीं कि आपने उनके लिए जॉब की है या सिर्फ़ ये नहीं, आपने बाकायदा बच्चों पे मेहनत की है। सानिया, मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ में अपने साथ इन्वॉल्व रखा। जब मैं जॉब पे भी गई हूँ तो भी अ वापस आकर किस तरह से मैनेज करना है, मैनेज करना उनको सिखाया, उनको आज़ादी भी दी और थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी उनके लिए रखी कि यहाँ से आगे आपको नहीं करना। मतलब कभी मैंने बाप का रोल किया, कभी माँ का रोल किया, अगर कभी डाँट भी दिया गुस्से में आकर तो थोड़ी देर के बाद मुझे खुद रोना आ जाता है कि मैंने क्यों डाँटा। तो मैं जैसी हूँ, मैं जैसी रियल हूँ, मैं हमेशा रियल होके ही इनके साथ चली हूँ। जो मेरी सच्चाई है वो मुझे जानते हैं अच्छी तरह से दोनों बच्चे, कि अम्मी अभी गुस्से में हैं तो वो समझ जाते हैं कि अभी वो थोड़ी देर के बाद ही अभी बात करेंगे उनसे। लेकिन ये कि वो मेरे मेरे साथ जो है ना वो हर बात शेयर करते हैं क्योंकि मैंने उनके साथ रिलेशन ही ऐसा रखा है, स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें, यूनिवर्सिटी की बातें, सारी बातें मुझे पता होती हैं। अगर मैंने उनको जॉब की है, अगर मैं शाम को घर पे आई हूँ तो मैंने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया लेकिन लिमिटेड लिमिटेड टाइम में भी मैंने इनको बहुत अच्छा उनको टाइम देने की क्वालिटी कोशिश की है, उनकी क्वालिटी सारी टाइम बातें दिया है। सुनी है, क्वालिटी क्वालिटी हुँ, टाइम। और ये सारी चीज़ें जब मैं आपको बताऊँ सन 2000 पहले तो जॉब से पहले तो सन 2010 में ही जो है ना वो मैं किरण किसी ने मुझे कहा था कि किरण में आप जाएँ। तो हुँ, किरण से जो है ना वो मेरा माहौल बहुत चेंज हुआ। तो मुझे हुँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस आईं। मैंने जो मेरे ख्वाब जो मैंने देखे हुए थे ना पहले से उन ख्वाबों की जो है ना मुझे ताबीर मिलने लग गई, कि अब ये हुँ। जो जगह है ऐसी है, यहाँ पे इतना सेफ एनवायरनमेंट है, यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं और ख़ास तौर पे सबीना आंटी, तो वो तो इतनी शफ़ीक, इतनी मेहरबान हैं, जो जो आपके बच्चे को अपना बच्चा समझ रही हैं, उससे बढ़कर आपको प्यारा कौन होगा? जिस जो आपका अपना बच्चा है, उससे वो इतनी मोहब्बत कर रही हैं, तो क्या हमें उनसे इतनी मोहब्बत नहीं होगी? वो हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, हमारे लिए इतने कोई क्लासेस रख रही हैं, कभी हमारे बच्चों के लिए क्लासेस रख रही हैं, कभी घूमने के प्रोग्राम बन रहे हैं, कभी क्या। तो इस तरीके से हम लोगों की लाइफ में जो है ना वो इतनी चेंजिंग आ गई और वो मेरे जो सारी जो मैं जो मेरी तकलीफ़ें थी, वो मेरी रिलैक्सेशन में चेंज होना शुरू हो गई। इतनी मुझे पावर मिली, मोटिवेशंस मुझे मिले उनसे, कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। किरण में और गई फिर क्यों? मैंने अपने जो फिर हसन जो है वो वहाँ 1 साल का किरण में मेरे जाने का मतलब ये था कि मैं उस वक़्त इतनी परेशान और इतनी दुखी थी, उस वक़्त तो मेरे पास जॉब भी नहीं थी। जॉब तो 2011 में हुई है। हसन बहुत छोटा था, 2 साल का था उस वक़्त और बहुत इंटेलिजेंट था। यानी कि एक ऐसा बच्चा था जो वो इमेजिनेट करता था कि अगर घर की कोई दीवार भी अगर कोई उखड़ी हुई है प्लास्टर, तो उस प्लास्टर से उखाड़ के वो अपने राइनो टाइगर बना लेता था, कि वो ये राइनो है, ये टाइगर, ये है, ये किसी की अगर वो बड़ा है, उसकी अगर अ, गर्दन थोड़ी-सी बड़ी है, तो वो ये जिराफ है। वो ये इस तरीके से और वो फिर मैं जब देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि वाक़ई में ये है। और फिर ये हुआ कि मेरी मेरी सिस्टर के घर पे जब शादी हुई, मेरी भांजिया की शादी हुई तो वहाँ पे मेरी अ, जो उसकी वाइफ़ जो थी, उसने वो किरण में काम कर चुकी थी, हिरा नाम है उसका। तो उसने मुझे कहा जब वो उनके साथ कभी-कभार मैं जाती थी तो उसके साथ बैठ के कोई ड्राइंग कर रहा है या कुछ कर रहा है तो वो कहती थी कि इतना इमेजिनेट बच्चा है ये, इसको किरण ले जाएँ आप। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि किरण क्या है।
जब मैं वहाँ पर गई हूँ तो उन्होंने कहा कि इतने छोटे 2 साल के बच्चे को हम नहीं लेते। लेकिन उस वक़्त पूरी गली आधी भरी हुई थी औरतों से और उन्होंने कहा कि 5 बच्चे लेने हैं, तो इंटरेस्टिंग वाक़ई में वो मेरा टर्न आया, मैं ऊपर गई तो सबीना आंटी से ने मेरा इंटरव्यू लिया। तो जब मैंने अपना बताया कि इस तरीके से मेरे साथ वाक़या हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, वो वाक़या तो आपके साथ हुआ है, लेकिन हम अभी 2.5 साल का बच्चा उठाएँगे, 2 साल का तो बच्चा हम उठा नहीं सकते। तो फिर मैंने उनको ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, उन्होंने कहा नेक्स्ट आप ट्राई कीजिएगा, हो सकता है फिर अगले साल या उसके 6 महीने के बाद वो आप उसके क्राइटेरिया में आ जाएँ। लेकिन हुआ ये कि जब मैं आखिरी मोमेंट में जब 5 मिनट पहले जब मैं उठने वाली थी, तो हसन के साथ जो मैंने वो एक्टिविटीज़ करती थी और जो मैं उनके साथ खेलती थी, तो वो उसने अचानक से अपनी तोतली ज़बान में बोलना शुरू कर दिया, टाइगर और ये इस तरीके से वो जो पड़े हुए थे उनके पास, उनकी हाँ, टेबल जो पे उनके आस-पास हाँ। जो चीज़ें हैं। हाँ, तो मैम को जो है ना सबीना आंटी को जो बड़ा बड़ा उनको अजीब लगा, उन्होंने फ़ौरन से मुझे सवाल किया कि इसको आता है सब? मैंने हाँ। कहा जी, इनको सब आता है। हाँ, वो कहने लगी कि अच्छा, वो उसको लेके चली गईं। मैंने कहा यार ये मेरे बच्चे को कहाँ लेकर चली गई? 15-20 मिनट के बाद मेरा बच्चा कहाँ गया? तो बच्चे ने कहा 15 होगा मिनट आप घर जाएँ, मैं ठीक हूँ यहाँ। फिर वो आई और उन्होंने कहा कि आप 5 दिन तक इसको 1-1 घंटा आप बिठाएँ और उसके बाद हम 5 दिन के बाद हम अनाउंस करेंगे कि इसको हमें लेना है या नहीं लेना। ये वैसे एक अपनी एज के हिसाब से तो ये एज के लिहाज़ से तो ये सही नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो 5 दिन के बाद इसका भी नाम आ गया उन 5 बच्चों में जिनको उनको लेना था, हाँ। क्योंकि वो इतना प्यारा, इतना मासूम और इतना माशाल्लाह बच्चा था। इंटेलिजेंट, माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट बच्चा। तो उसने उसने सोचा होगा कि आप क्यों आ गई? जाए मैं स्कूल में ठीक हूँ। अच्छा, तो फिर उसको तो ले गए क्लास में, वो पढ़ता था, तो आप क्या करते थे वहाँ? नहीं, मैं तो उस वक़्त नहीं जाती थी, मैं तो नीचे बैठी रहती थी। 1 घंटे के बाद वो हाँ। नीचे आता था, सारे बच्चे नीचे रो कर आते थे या हँस-हँस के आ रहा होता था। मैं आई कैन कंप्लीटली इमेजिन कि वो हँस रहा है और नीचे उतर रहा है। मस्त बच्चा एक, है ना? हाँ, बहुत उसको पढ़ने-लिखने में इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता था। हाँ, हाँ, बहुत, तो बहुत वो स्मार्ट एन्जॉय थी। करता था। अच्छा फिर वो कि इनकी जो किरण की जो टीचर्स थी, वो इतनी छोटी-छोटी सी माशाल्लाह बच्चियाँ थीं, लेकिन वो मैं अभी भी याद है एक अपनी सिद्रा थी और अनम और सादिया और बिल्कुल इतनी छोटी-छोटी बच्चियाँ इतना ख़्याल रखती थीं, इतना मोंटेसरी की उन्होंने इतनी अच्छी तरबियत दी। फिर मैंने स्ट्रीम में गया पहले वो हेड स्टार्ट में गया, फिर सेंट माइकल में गया और फिर एक कभी दौर से फिर हम लोग गुज़रने लग गए कि कभी यहाँ पे मीटिंग्स हैं, कभी किरण में मीटिंग्स हैं, कभी यहाँ फिर मैं ऑफ़िस से कभी छुट्टी लेके आ रही हूँ, मैनेज करना पड़ता है और लाइफ़ को मैंने हमेशा मैनेज किया, कोशिश की कि मैं हर जगह पे सही तरीके से अपना किरदार निभा पाऊँ। किरण की ख़ास बात क्या लगती है? इसलिए पूछ रही हूँ कि वो कि वो ये नहीं कि हमारा स्कूल है तो हम क्या है, हमारी फाउंडेशन है तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ़ ये पूछना चाहती हूँ कि जब किरण जैसी जगह पे आप आते हैं, आप पहले से परेशान होते हैं और 100 मसाइल चल रहे होते हैं, जॉब के अपने मसले होते हैं, सिर्फ़ कराची में आना-जाना एक मसला है कहीं पे। फिर जब आप किरण जैसी जगह पर आते हैं, आपको क्या लगता है मैं यहाँ आके क्या कर सकती हूँ? क्या फ़र्क क्या लगता है? मुख्तलिफ क्यों लगता है? एक्चुअली यहाँ पर आके ना आप अपने सारे गम भूल जाते हो, यहाँ पे इतनी मोहब्बत है, चारों तरफ मोहब्बत बिखरी हुई है यहाँ पर। सबीना आंटी ने इतनी अच्छी सब सब इतने अच्छे-अच्छे लोग लेकर आती हैं, वो सब इनके जैसे ही होते हैं, इतनी है मोहब्बत, ना? इतना प्यार, अजीब बात होती है ये कि सब ऐसे एक सारे पता नहीं कहाँ से मिलते मिलते हैं इनको। हाँ। पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं और वो इतने प्यार और इतनी मोहब्बत और हमें हर वक़्त उस उनसे लर्निंग ही मिल रही होती है, हम हर वक़्त उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ नया और हमें मुझे पता ही पता नहीं है, चलता, कैसे मैं कनेक्ट सही होने बत लग जाते हैं सारे लोग हमसे। हाँ, मैं बताऊँ इनका क्राइटेरिया क्या है? मैं समझ गई हूँ इनका क्राइटेरिया क्या है। मैं बताऊँ? बताओ? ये डालती हैं जप्पी और झप्पी, चेक करते जादू हैं, की हाँ, झप्पी, जादू और की चेक झप्पी। करते हैं बंदा कितना जेन्युइन है। इनको चल जाता है पता। फिर ये कहती हाँ, है ये बंदा मेरे काम का है, इसको बुलाओ। सही। है ना? सब ऐसी है ना?
वहाँ पे सब खवातीन, कोई किसी की कोई एज हो, बच्चे हो, बड़ी खवातीन हो, वो सब ऐसी हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है ना? सारी अपनी मोहब्बत में सारी अपनी बाहें खोल के बैठी हुई होती हैं, और हाँ, सब बिल्कुल। माशाल्लाह। अपनी मदिया मदिया को देख लें आप, साइमा को देख लें, सिमी, साइमा, मदिया, सर सौराब, सारे माशाल्लाह इतने, और इतना सेफ एनवायरनमेंट है यहाँ का। आप किरण घर आई हैं कभी तो आपने देखा होगा, क्योंकि डीसीटीओ से तो हमारा इतना ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक तो किरण घर से है। तो किरण घर में ये है कि अ, यहाँ से हमारे बच्चे अगर स्कूल से अगर सीधा डायरेक्ट घर घर नहीं आ सकते हैं, और दूसरी उनकी कोई क्लास है, तो डायरेक्ट वहीं पर उनकी वैन वहाँ पर उनको ड्रॉप करती है। वहीं पर खाना पीना, वहीं पर उनका चेंज करना, सब कुछ वहीं पे, और कोई ऐसा लगता ही नहीं है हमारे बच्चों को और हमें खुद के हम कहीं और बैठे में, कोई और घर, कोई और जगह है, कोई हाँ, इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे लगता है इतना जैसे हमारा अपना घर है, हम वहाँ पे आराम कर सकते हैं, हम इजी होके बैठ सकते हैं, खाना खा सकते हैं। मैं कितनी दफा अपने ऑफिस से वापसी में आके, कभी मुझे कहीं कोई क्लास लेनी है या कुछ करना है, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे ऊपर जाके पहले खाना वाना खा के उसके बाद मैं वो क्लास अटेंड करती हूँ। वहाँ पे कोई हाँ, मैंने भी खूब खाना खाया पेट भर के। मैंने कहा अच्छा अब मैं घर जा रही हूँ। तो वहां से खाना खा के घर गई, घर ही आ रही थी, मैंने कहा नहीं खाना खा के जाऊंगी। तो हमने सबने बैठकर टेबल पे खाना खाया इकट्ठे, और फिर मैं घर आ गई। तो कभी कभी ये भी होता है कि हाँ, आना घर ही होता है, मगर आप कहते हैं चलो यहाँ थोड़ी देर और किसी बहाने रुक जा। बहुत रिलैक्स फील होता है वहां से। फिर आपको निकलने का दिल नहीं करता, लेकिन फिर क्या करें, हमें घर भी आना है, बच्चों को भी देखना है, सब कुछ करना है काम। लेकिन सही। ये कि यहाँ पे आके आपको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिलता है, और कोई ना कोई लर्निंग ही मिल रही होती है हमें, जब कोई क्लास होती है, जब जैसे वहां पर नफीसा फोरम्स की क्लास होती है जो मैम कभी कभी लेती हैं, सबीना आंटी। तो उनसे इतना हमें इतनी मोटिवेशंस मिलती हैं, हम अपने जो दुख लेकर आते हैं तो वो सबसे जनरल बातें कर रही होती हैं, लेकिन जब हम वहां से उठ के जाते हैं तो हमारे सारे आधे सॉल्यूशंस, हमारे आधे मसलों का हल तो हमें वहीं पर बैठ के ही मिल जाता है। वो जी। इतने, वो कितना पर्टिकुलर किसी एक बंदे से बात नहीं करती हैं, लेकिन सबके लिए जो कर रही होती है वो सब पे ही फिट हो रहे होते हैं, और इतना हम रिलैक्स हो जाते हैं, और रिलैक्स होकर हम घर चले जाते हैं, कितना हमें एक नई फर्क पावर पड़ता है मिलती है, ना, नई एनर्जी मिलती है। कितना बहुत ज्यादा, फर्क बहुत कितना फर्क पड़ता है ना, ज्यादा। मिलकर बात करने से, मिलकर सबका इकट्ठा बैठ के बात करने से कितना फर्क पड़ता है ना। कि मुझे लगता है कि अगर मेरी जिंदगी में किरण ना आता ना, तो मैं जैसी अभी दिख रही हूँ वैसी ना होती। मैं जॉब तो कर लेती, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती, लेकिन जो मेरे अंदर जो मोटिवेशंस आई हैं अपने बच्चों के लिहाज से भी और दूसरों के लिहाज से भी, और जो मैंने यहाँ से लर्न किया है, तो ऐसा दूसरा कोई इदारा नहीं हो, नहीं हम्म। नजर में। जो यहाँ पे जितनी इज्जत, जितने भाई बहनों के घर पे जाना, वो इसके अलावा जो है, वो इतनी मोहब्बत आपको कोई भी नहीं कर सकता, इतनी मोहब्बत आपसे कोई बिला गर्ज, मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं होगा बंदा जो आपसे हम्म। इतनी मोहब्बत करेगा और इतना प्यार आपको देगा, इतनी इज्जत देगा। अब आपके लिए कोई ना कोई नए प्रोग्राम्स क्रिएट कर रहा होगा आपके बच्चों के लिए, आपके तफरीही प्रोग्राम, तालीमी प्रोग्राम, हर तरह की। वो आपके लिए इतना सोचता है कि उनको, उनके दिमाग में ना, उनके दिमाग में हम बैठे हुए हैं, उनके दिल में, दिमाग में हम बैठे हुए हैं कि वो सवार हमारे है, लिए क्या करें। हम उनके दिल दिमाग पर सवार हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ शरिता, कि ऐसा होता है कि हम ये सारी मोटिवेशन लेके हम वापस जिंदगी में जाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम, अच्छा यार बस जो हो गया सो हो गया, अब मेरे पास सपोर्ट भी है, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे पास एक स्पेस भी है, मैं यहाँ पे अपने दिल की बात कह सकती हूँ, मैं यहाँ सेफ हूँ, चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगा कभी कि चलो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और फिर आपको लगता है कि नहीं यार, नहीं ये तो हमने मतलब ठीक है कि वो हम सब, मैं मेरे पास अब ताकत भी है, मोटिवेशन भी है, बट फिर भी गलती हो जाती है आपसे कभी कभी, ऐसा होता है। हाँ, होता है, मेरी जिंदगी में भी ऐसा हुआ था।
मुझे जब हमज़ा टीन एज में था, तकरीबन 14 साल का था उस वक़्त वो, तो इससे पहले भी मुझे काफ़ी प्रपोज़ल्स आए थे, लेकिन मैंने कभी तवज्जो नहीं दी थी इस बारे में, कभी मैंने सोचा नहीं था इस बारे में। मैं हमेशा टाल देती थी, मैं सिर्फ़ सोचती थी कि बस मेरी ज़िंदगी यही है। लेकिन 2014 में जब ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने प्रपोज़ किया, तो मैंने सोचा उसकी सच्चाई पे मैंने यकीन कर लिया। बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल होता है, जिसमें आप उस कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आ जाते हो। मैंने सोचा कि मेरे बच्चा टीनेज में है, तो वो उसको अपने किसी ऐसे मज़बूत सहारे की ज़रूरत है, कोई उसको उस तरीके से लेकर चले बाप के तौर पर, और वो एक और मज़ीद एक अच्छा मर्द बन सके। तो उसमें फिर मैंने उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने शादी कर ली। थोड़ी बहुत मुखालफ़तों का सामना करना पड़ा, लेकिन अ, उसके बाद जो मैंने जैसा उसके ऊपर ट्रस्ट किया था और जैसी मैंने उससे उम्मीद रखी थी, उसके बिल्कुल बरअक्स हो गया, उल्टा हो गया सारा। हुआ यूँ कि वो तो मेरे पास आके अपने मसाइल के रोने रो रहा है। मेरे साथ वो रह नहीं रहा, लेकिन वो सारे मुझी को ब्लेम दे रहा है कि इस शादी से ये हो गया है, ये मसला खड़ा हो गया है, ये हो रहा है मेरे साथ, मेरे माँ-बाप ने मुझे छोड़ दिया है और इतने सारे प्रॉब्लम्स। तो इन सारी चीज़ों को मैं लेके चल रही थी, झेल रही थी और उससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँच रही थी। मैं ये सोच रही थी कि मैंने इतना बड़ा सेकंड मैरिज का कदम उठाया है, तो मैं किसी तरीके से भी मैं ये निभा लूँ और ये एक मैरिज कामयाब हो जाए। लेकिन मेरा ख़्याल में कि वो इस एहसास नाम की उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी। होता है कभी बाज़ औक़ात आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख़्स आ जाता है जिस पे वो कोई चीज़ असर ही नहीं करती है। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ये ब्रेक करूँगी ये रिश्ता, तो वो सारा जो शर्मिंदगी है वो मुझे सामना करना पड़ेगा कि ये इसने ये रिश्ता नहीं निभा सकी है ये, या सेकंड मैरिज एक बहुत बड़ा कदम होता है, कोई आसान काम नहीं होता। उसमें आपके बच्चे, बिल्कुल। जब हमज़ा से मैंने बात की थी तो उसने मुझे एक्सेप्ट किया था और अच्छा। उसने सोचा था कि हाँ, बच्चे ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, हसन ने, हमज़ा ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो बंदा ही जो है ना वो इस बात को समझ नहीं पाया। बच्चों की फीलिंग्स उसने बहुत हर्ट कर दी उसने बहुत ज़्यादा। और जो है ना मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी, यानी कि 2014 से लेके 2018 तक ये रिश्ता चला, लेकिन उस रिश्ते में बजाय मुझे कुछ हासिल होने के मुझे उल्टा नुकसान। क्योंकि अगर आप शादी करते हो तान्या, तो एक सुकून के लिए, एक मोहब्बत के लिए और एक अच्छे माहौल के लिए शादी करते हो ना। सही अपने बात। अपना सपोर्ट 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 के लिए करते हो आप। एक जब एक विडो औरत शादी करती है तो सपोर्ट के लिए करती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो फिर आखिर में मैंने ये डिसीज़न लिया कि फिर जब उसको मैंने कहा कि मैं खुला ले रही हूँ, तो फिर उसने मुझे खुद ही डिवोर्स दिया बात खत्म वहाँ पे। लेकिन ये कि इस शादी से मुझे बहुत तकलीफ़ यूँ पहुँची कि मुझे शुगर, और जो मुझे कभी भी नहीं थे, डायबिटीज़ हो गया मुझे, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारे तकलीफ़ें मुझे स्टार्ट हो गई। क्योंकि मैं इतने अरसे तक जो है ना वो अंदर ही अंदर घुटन का शिकार थी कि मैंने क्यों इतना डिसीज़न गलत ले लिया है, क्यों मैंने ऐसा किया, और बहुत मैं तकलीफ़ से गुज़री इस चीज़ से, और मेरे बच्चों को भी ज़ाहिर-सी बात है इससे असर पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा क्योंकि मैंने अपनी जो अंदर की जो फीलिंग्स थी ना, वो मैंने कभी इतना ज़्यादा उनके साथ डिस्कस नहीं की, किसी से भी नहीं करती थी मैं डिस्कस। मैं बहुत परेशान थी उस दौर में, बहुत ज़्यादा, कि मैं किस तरीके से इस शख़्स को समझाऊँ कि भई थोड़ा बहुत तो तुम निभा लो, थोड़ा तो कुछ कर लो, थोड़ा तो मेरा सुन लो, कुछ ख़्याल कर लो इन बच्चों का, यतीम बच्चे हैं मेरे, लेकिन उस पे किसी बात का असर नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात बताऊँ सानिया, उसमें जब आखिर में जब मैंने खुला का फ़ैसला किया था, तो मैंने हमज़ा से बात की थी, उस वक़्त हमज़ा की एज 18 साल थी, और उसने मुझे कहा था कि मम्मा आपने जब शादी की थी तो वो उस वक़्त भी आप सही थीं, और जब आप अगर आप छोड़ रही हैं तो उस इस वक़्त भी आप सही हैं। या आप मैं हमेशा आपके साथ, मैं कभी कभी आपके किसी डिसीज़न में जो है ना मैं अनएग्री नहीं करूँगा आपकी, क्योंकि आप एक औरत हैं और कुछ भी है आपको भी एक सहारे की, आपको भी हमारे फ्यूचर की फ़िक्र थी, इस वजह से आपने कर ली, इसमें कोई गलत बात नहीं थी जो आपने किया। और अब भी मैं आपके साथ हूँ क्योंकि अ, अब आप इतनी परेशान हैं, डिप्रेस हैं, तो अगर आप छोड़ना चाहती हैं तो छोड़ दें, अब दुनिया की परवाह मत करें कि आपके बारे में कोई क्या बातें करेगा। आप बस फ़ोकस अपनी लाइफ़ पे करें, हम पे करें और आगे बढ़ती जाएँ। आप छोड़ दें सारी तकलीफ़ों को, भूल जाएँ।
या प्लीज मैं एक चीज करना चाहती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि फेसबुक पे और हर जगह इस आइकन की इंतहाई शदीद कमी है। ये हमजा के लिए ऐसे होना चाहिए एक आइकन, ताकि हम अपने बच्चों की हर बात पे इसको डाल सकें, है ना? कितना प्यारा। और क्या चाहिए यार। अगर भाई मैं कहती हूँ, आपने अगर ऐसे बच्चे भी पाले हैं ना जिनकी समझ ऐसी है, जो बातों को मामलात को ऐसे सुलझाना समझना समझाना जानते हैं, तो भाई जीत गई हैं आप। तो आपकी जीत है ना, जितनी मेहनत की है जितना। और मेहनत से मेरी मुराद ये नहीं कि हाँ मैंने नौकरी की है, मैं मजदूरी कर रही हूँ, मैं सामान ला रही हूँ, मैं अच्छा खाना खिला रही हूँ, नहीं। दिमाग पे काम किया है, जहन जहन पे काम किया है आपने अपने बच्चों के। सबसे इम्पोर्टेंट। वो तब होता है जब आप उनकी सारी बातें सुने और आप उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप रखें ना, दोस्ताना उनके साथ। कोई बात नहीं, कभी कभार डांट पे लिया, कुछ कह भी दिया, वो तो एक माँ की हैसियत से, बाप की हैसियत से तो हम बच्चों को समझा सकते हैं, उनको चीजें करने का हम उनको अच्छा बुरा रास्ता हम बोलेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये नहीं कि आप इतना उनको वो करो कि बस वो जो मैंने कह दिया वो कह दिया, बस अब ये आखिरी फैसला है मेरा। नहीं, ऐसा कभी नहीं किया मैं। जो वो पढ़ना चाहता था, पता है क्या, वो मीडिया में आ गया है, वो मीडिया फील्ड में है। ओह वो क्या उसने करता मीडिया है? फील्ड ज्वाइन की है, उसको नहीं बनना था। अभी तो थर्ड सेमेस्टर है उसका, हाँ, पढ़ रहा ओह है। वाह लेकिन वाह, उसने क्या कहा बात। कि उसने कहा मुझे इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, मुझे ये जो है ना बैठने वाले काम, मुझे आईटी का कुछ भी मुझे ऐसा नहीं पढ़ना, मुझे ऐसा पढ़ना है कि कुछ अलग हो। अब मैंने कहा कि भैया आपको जो आपका दिल चाहता है आप करो, मैं आपके साथ हूँ। भाई आपके जो हाँ। ड्रीम्स हैं, आपके जो ख्वाब हैं, वो आपके अपने हैं, आप उनको पूरा करो, हाय जो आप हाय करना हाय हाय। चाहते हो। ये बहादुरी जो है ना, ये माँ बाप की बहादुरी जो है ना, ये बनाती है बच्चे को। मुझे कितने लोग मिलते हैं और ये मैं बड़े पढ़े लिखे, बड़े स्मार्ट, बड़े अच्छे उस तरह के व्हाइट कॉलर जॉब्स में लोगों की बात कर रही हूँ, जो जो कहते हैं यार मीडिया स्टडीज क्यों पढ़ रहे हो, मीडिया में जाके करोगे क्या, ये तो कोई जॉब ही नहीं है, ये तो कोई प्रोफेशन ही नहीं है, ये तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। भाई आपका बच्चा एक तरफ इंक्लाइंड है, वो उसका एप्टीट्यूड है, उसका शौक है, उसकी दिलचस्पी है, उसकी खुशी है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। आप उसको कहे जा रहे हैं नहीं आपको जी, ये नहीं करना चाहिए यही था, मानी आपको ये करना चाहिए था। देखें, अगर हम अपनी मर्जी की फील्ड अपने बच्चों पे थोपेंगे तो वो बच्चे उस तरीके से वो अपनी जॉब को नहीं निभा पाएंगे कभी। वो उसमें एडजस्ट ही नहीं करेंगे, वो उनके लिए बोझ होगा, उनका पैशन नहीं होगा। तो ये बात हमें सबको समझनी चाहिए कि जो उनके शौक हैं वो उनको करने दें, जो उनको पढ़ना है उनको पढ़ने दें। जिंदगी तो उनको गुजारनी है ना, हाँ हमें थोड़ी बिल्कुल, गुजारनी है। बिल्कुल सही बात है यार। और मुझे एक बात समझाएं कि भाई मैं अपने बच्चे को बेहतरीन तैयार कर सकती हूँ उसकी जिंदगी के लिए, लेकिन मैं उसकी जिंदगी जी तो नहीं सकती। और इतना डर डर के क्यों बच्चों को रखना है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे, अरे आगे तो किसी चीज का नहीं पता। जिन्होंने अपने बच्चों आगे को बैंकर बनाया था उनके पास जॉब्स नहीं है। फिर आगे के रास्ते तो खुद ही बन जाते हैं, जो आपने ड्रीम्स, आपने गोल्स बनाए हुए होते हैं, ड्रीम, कोई ना कोई सबक जरूर है। वो कभी कभार हमें उस वक्त नहीं मिलता। बस हमें अपनी जो है ना उम्मीद जो है ना वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद और अपनी जो है ना विल्स वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भरोसा रखना चाहिए अल्लाह की जात पे। अगर वो हमें वैसा नहीं दिखाएगा फ्यूचर अपना, तो वो उससे अच्छा अच्छा कुछ जो हमारे लिए बेहतर होगा वो हमें देगा। जो हमारे लिए अच्छा होता है वो अल्लाह ताला हमें वो देते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो नहीं देते। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि जब कोई फैसले गलत हो जाते हैं, या जैसे इतना बड़ा स्टेप था, बहुत भाग, मैं तो बहुत एडमायर कर रही हूँ कि कितनी हिम्मत की आपने उस वक्त। और बहुत मुश्किल हुआ होगा खुद को समझाना, बाकी सब तो छोड़ें उनको, लेकिन खुद को समझाना कितना मुश्किल है, बिल्कुल नए शख्स के साथ एडजस्ट करना कितना मुश्किल है। जब कोई गलती हो जाए, खास तौर पे खवातीन
के मामले में मैं पूछ रही हूँ, किस हद तक ये ज़रूरी है कि फिर अब उसको निभाया ही जाए? निभाए जाओ, निभाए जाओ। देखिए, ये तो हर किसी की अपने-अपने स्टेमिना पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको अपने हुकूक पता होने चाहिए। अगर आपको अपने हुकूक पता है, तो आप एक हद तक लेकर उस रिश्ते को चलोगे। अगर वो आपके अगर मेरे बच्चों का अगर वो रियल बाप होता, तो हो सकता है कि मैं ये सारी ज़िंदगी ये निभा जाती। लेकिन बच्चों के लिए तो मुझे ये स्टेप लेना था। वो उसके बच्चे तो नहीं थे, उसको क्या फ़िक्र थी, उसको कोई परेशानी नहीं थी उससे, कि वो क्या भी करें, कितने भी वो डिस्ट्रॉय हों, वो कुछ भी हो उनके साथ, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी भी हो। सानिया, इस वाक़ये के बाद मैंने जब मैंने डिवोर्स ली थी, उसके बाद ये अभी पिछले 1-2 साल पहले की बात है, तो मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी, सीवियर डिप्रेशन था उस वक़्त। इससे पहले भी कई दफ़ा डिप्रेशन का मुझे दौरा पड़ा है, लेकिन ये मेरा सीवियर डिप्रेशन था, जिसने मुझे अपने आप को ब्लेम कर रही थी और इतना शदीद मुझे गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा बढ़ गया था। तो मेरे बच्चों पे भी ये इफ़ेक्ट कर रहा था कि मैं छोटी-छोटी बातों पे इतना गुस्सा कर रही हूँ, मतलब जो ना करने वाली बात है, उन पे भी गुस्सा निकाल रही हूँ मैं। तो उस वक़्त फिर मैंने रमशा यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट हैं, यहाँ पर किरण घर में, रमशा होती हैं, आप जानते होंगे रमशा। देखिए कि मुझे आजकल बहुत आता है। उसने मुझे कहा था कि आपको थेरेपी की ज़रूरत है और फिर मैंने एक लॉन्ग मैंने थेरेपी ली, जो मुझे सबीना आंटी ने मुझे भेजा। फिर उसका उसका नाम था, उस प्रोग्राम का नाम था राहे किरण। राहे किरण उस प्रोग्राम का नाम था, वो जहाँ उसमें जो इस तरीके की जो माएँ थीं, वो हम लोग जाते थे और हम लोग जो है ना थेरेपी लेकर आते थे। उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने अपनी सारी दिल की बातें उसको बताई और मुझे उसने बहुत कुछ हील किया उसने मुझे। सजेशन तो नहीं बताते थेरेपी में, लेकिन ये है कि आपको हील कर देते हैं, तकलीफ़ कम हो जाती आप खुद अपने आप को हील करते हैं। है। आपको सिर्फ़ मौक़े देते हैं कि खुद आप देख सकें और अपने अपने मामलात को खुद समझ सकें, खुद सुलझा सकें और आप खुद अपने आप को हील करें। तो जब आप हील हो तो जाते हैं, तो तो अ, हाँ, बोलिए। आवाज़ आ रही है आपकी? कट आपकी रही आवाज़ है। आ रही है मुझे, आप बोलें। अच्छा, देखिए जब आप खुद हील हो जाते हैं, तो आप देखिए आपके इर्द-गिर्द की हर चीज़ बेहतर होना शुरू हो जाती है। रिलेशनशिप्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, मोटिवेशन आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ जाता है, जॉब्स में अच्छे हो जाते हैं लोग, पेरेंट्स बेहतर बन जाते हैं। लेकिन अच्छा आपकी तो हीलिंग जब आपकी हीलिंग हो गई, तो आपने क्या सोचा कि अब मुझे क्या करना है अब अपने साथ? एक तो जॉब थी, बच्चे थे, मगर एक अपना आप भी तो होता है ना, मेरी अपनी कुछ सलाहियतें हैं, ख़्वाहिशात हैं, मुझे अपने साथ क्या करना है? अपनी तो मेरी बहुत सारी ख़्वाहिशात थी। एक तो मेरी अपनी जो प्रैक्टिस है, जो मेरी काफ़ी सालों से रुकी हुई है। जो हुँ। मेरा रिलेशनशिप होता था मेरे पेशेंट्स के साथ, तो वो मैं शुरू करना चाह रही हूँ अब। मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम दूँ, 2-3 घंटे और मैं ये करूँ काम। और दूसरा ये मैं करना चाह रही हूँ कि अब एक तो काफ़ी माशाल्लाह बच्चा मेरा समझदार हो गया, बड़ा हो गया, उसको मेरी तवज्जो की दोनों को ज़रूरत तो है, लेकिन इसके अलावा मुझे मेरा इस माशरे पर भी तो कोई हक है ना। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि जिस चीज़ में मुझे अब खुशी होगी, वो मैं वो करूँ। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं सबीना आंटी के साथ उनके सपोर्ट में जो मेरे जैसी जो और मदर्स हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए मैं कुछ काम कर सकूँ। मेरी ये ख़्वाहिश है। मैंने उनको कहा तो नहीं है कभी सबीना आंटी से, मैंने नहीं कहा, लेकिन ये आज वो सुन रही होंगी और वो खुश होंगी मेरी बात सुन के, क्योंकि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत देती हैं। तो जब हम किसी से प्यार करते हैं, तो हम उसको उसको उस प्यार का कर्ज़, हमारे ऊपर प्यार का और मोहब्बतों का बड़ा कर्ज़ होता है। हम चाहते हैं कि इस बंदे को मैं ऐसा क्या दूँ, ऐसा क्या करूँ मैं कि वो खुश हों। वो कभी तोहफ़े नहीं लेती हैं, कभी हमसे कुछ लेती नहीं हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि वो इस चीज़ से बड़ी खुश होंगी कि मैं अपने एक रोल मॉडल बनूँ अपनी जैसी औरतों के लिए, जो बेचारी सिंगल हैं या जो अपने आप को बेचारा समझ रही हैं, कि हर शख़्स के अंदर इतनी सलाहियतें होती हैं छुपी हुई, वो कुछ भी कर सकता है लाइफ़ में आगे बढ़कर। कोई ना कोई तो मैंने ऐसी यही खूबी कहा कि होती है मैं यही सोची थी कि मैं कहूँगी कि बेचारी क्यों कहा तुमने उन्हें? बेचारी सिंगल होती हैं ऐसा बेचारी क्यों कहा? नहीं, बेचारी नहीं होती हैं वो बिल्कुल भी,
मेरे वो मुँह से निकल गया, लेकिन बेचारी नहीं होती हैं वो बेचारा उनको माशरा या वो खुद अपने आप को बेचारा बना लेती हैं। उनके अंदर भी कोई सलाहियत होती है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए मैं कुछ काम करूँ। और वो मैं बात सबीना है। आंटी से मशवरा करूँगी हम कि क्या करेंगे। प्रैक्टिस और ज़रूर करना मगर। हाँ, प्रैक्टिस इंशाल्लाह भी मैं करना। ज़रूर करूँगी, प्रैक्टिस हाँ, भी बिल्कुल। करूँगी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हसन का क्या प्लान है आगे? क्या करना है? आजकल तो बेकिंग-शेकिंग कर रहा है वो, फिर उसके बाद क्या करेगा? उसके तो इतने सारे प्लान हैं, कभी कहता है मैं स्विमिंग कभी सीखने जा रहा है, कभी अभी वो कह रहा था रिसेंटली मुझे हॉर्स राइडिंग सीखनी है। मुझे अभी राइडिंग सीखनी है, हॉर्स राइडिंग सीखनी है ये मुझे। जहाँ भी सीखे मुझे साथ ले जाए यार, मुझे भी सीखनी है। बहुत ज़रूरी बात होती है स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग, आपको पता ही नहीं है। हाँ, हाँ, ये ये कोरोना ज़रूरी खत्म चीज़ है। होगा हाँ, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। स्विमिंग सीखी है उसने बाटू अंकल से, वहाँ पे बीच लग्जरी में गया था ये और बाटू अंकल से सीखता है। मुझे तो ना मैं सिखा जाती थी, सके बाटू अंकल, मेरा तो उसको खौफ सिखा ही नहीं निकला। उसको सिखाती और मैं जाती थी उसकी क्लासेस में, जब वो सी क्लास होती थी तो मैं उसके साथ होके जाती थी। हाँ। बड़ा बड़े सख्त हैं भई वो उनके रूल्स बड़े सख्त ओहो हैं। हो! बड़े सख्त हैं और बाटू बहुत अंकल बड़े ज़बरदस्त टीचर हैं भाई, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त बहुत बहुत ज़बरदस्त आला। सिर्फ़ सिर्फ़ 1 महीने में 10 स्विमिंग सिखा दी उसको माशाल्लाह। बताओ यार, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, जब अभी अपने वो बस बच्चों इस पर हाँ, आगे क्या? मैं कह रही थी बस अब ये कोरोना का खत्म होने का इंतज़ार है कि कोरोना खत्म हाँ। होगा तो ये फिर अपने बिल से बाहर निकलेगा और फिर शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ वहाँ भागेगा कि सब अब इतनी एनर्जी जमा हो गई ना, अब समझ में नहीं आएगा कि कहाँ निकालूँ, क्या-क्या हाँ, करूँ? हाँ, क्या-क्या करूँ एग्ज़ैक्टली। हाँ, सही बात है। अच्छा, एक चीज़ मुझे ये बताओ कि ऐसे पूछ रही हूँ, अपने समझने के लिए, खुशी कितनी ज़रूरी चीज़ है? खुश रहना कितनी ज़रूरी चीज़ है? क्योंकि इसलिए पूछ रही हूँ कि ज़िंदगी तो गुज़ार लेते हैं लोग और कुछ लोग बड़ी सही, बिल्कुल प्रॉपर जैसी होनी चाहिए, जैसी बताई गई है जो सबकी नज़र में ठीक है, वो ज़िंदगी गुज़ार तो लेते हैं। खुश हो ये ज़रूरी नहीं है। खुश रहना कितना ज़रूरी है? खुशी तो देखें ना आपको छोटी-छोटी चीज़ों से मिलती है। खुश होने के लिए ज़रूरी थोड़ी है कि कोई बड़े-बड़े प्लान्स बनाए जाएँ। छोटी-छोटी चीज़ों से आपको खुशियाँ मिल रही होती हैं। कभी आपने कोई अच्छा काम कर लिया, उससे आपको खुशी मिलती है। अभी लास्ट में अभी जो ये कोरोना का हुआ था, तो हुँ। उसमें राशन कैप्टन बनाया था मैम ने मुझे। ओह! सबिना अच्छा आंटी आप ही कैप्टन हैं? ओह! अच्छा, 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 तो अच्छा। उससे मुझे इतनी खुशी मिली है ना जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। इतनी दुआएँ, इतनी खुशियाँ, इतनी मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं इतने लोगों को मैं ढूँढती थी कि किसको ज़रूरत है, किसको परेशानी है, किसके घर में जो है ना वो राशन नहीं है। तो मैं सर्वे करती थी अपने इलाके में यहाँ-वहाँ जाकर और मुझे कोई लोग बताते भी थे और उसमें मेरे साथ मेरा बेटा हमज़ा भी शामिल था। मज़े की बात कि हाँ, अरे वाह! यार, हमज़ा घर जाके कितने पहुँचाता था वो राशन सबको। कितने मज़े की बात है कि आपके हर अमल में, शौक में, तकलीफ में, तको-दो में बच्चे आपके साथ हों, ये कितनी इंशाल्लाह, और माशाल्लाह। माशाल्लाह, वो माशाल्लाह, माशा हमज़ा भी हाँ, हसन भी ज़िद कर रहा था कि मैं भी राशन मैंने कहा इतना बड़ा भारी बोरा आपसे कैसे उठाया जाएगा? आप कैसे उठाओगे इतना? नहीं, अब बच्चों को थोड़ा-सा इस उम्र के बच्चों को थोड़ी-सी एहतियात की भी तो ज़रूरत है ना, वो त थोड़ा इतना इतना भी भारी नहीं। नहीं उठा सकते नहीं। आइए, आइए, तशरीफ़ लाइए। सुन रही थी हमारी सारी हाँ, बातें मेरा चुपके-चुपके। दिल नहीं चाह रहा था कि मैं आऊँ, क्योंकि क्यों? क्यों? शगुफ्ता क्यों? अच्छा लग रहा था बहुत। शगुफ्ता, तुम बातें कर हाँ। रही थी सानिया से, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं फर्स्ट टाइम इसको बातें करते हुए देख रही हूँ, मतलब वरना हम दोनों बातें कर रहे होते हैं अक्सर। लग रहा था सुन कर के यार बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेरी जाने की। बस शगुफ्ता जो है ना वो एक रोल मॉडल है हम सबके लिए, हर तरीके से, क्योंकि जब बच्चे इतनी सारी टर्मॉइल से गुज़रते हैं, तो वो बच्चे बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं और इसके बच्चों को इसने डिस्टर्ब्ड होने नहीं दिया। इसके बच्चे बैलेंस्ड हैं, बहुत बैलेंस्ड हैं, मोहब्बत से डरते नहीं हैं। ऐसे बच्चों में जिन्होंने
इस तरह की मिसट्रस्ट देखी होती है लाइफ में या लॉस देखा होता है, वो ट्रस्ट बहुत मुश्किल से करते हैं लोगों को। इसके बच्चे दोनों बहुत लविंग और बहुत, उनको कोई मुश्किल नहीं है, प्यार करना उनको मुश्किल नहीं लगता, बहुत आसानी से प्यार करते हैं, बहुत बड़ी बात है। और हसन अली तो ज़ाहिर है ये भी है, छोटा सा बड़ा हुआ है पास। कोई देख के सोच भी नहीं सकता उसको कि ऐसा ऐसा रहा होगा जिंदगी में कुछ। नहीं, वो तो माशाल्लाह ही इज अ हीरो, मैं तो उसको हीरो ही कहती हूँ, और वो पता है, उसको पता भी है। एक दफा तो उसने मुझे looks like a hero also, he acts like a hero also उसको बुलाती ही हीरो हूँ, हैंडसम बुलाती हूँ। वो छोटा सा जब था तब वो कहता था मैं हैंडसम, वो कहता था आके, जब मैं उसको कहती थी मैं भी हैंडसम हूँ। हाँ, कितना और प्यारा। जिक्र किया अभी स्विमिंग क्लासेस का भी, तो मैं इस प्लेटफॉर्म से आई रियली वांट टू थैंक अवारी फैमिली, बिकॉज उन्होंने, मैं उनसे मिलने के लिए जब गई और अपना बताया कि हम ये करते हैं काम, उन्होंने कहा कि यू कैन ब्रिंग योर चिल्ड्रन, द पूल इज फ्री फॉर यू। वाओ। ये क्योंकि मैं कभी भी कोई ऐसी जगह बच्चों को नहीं भेजना चाहती जहाँ पानी क्लीन ना हो, जहाँ खाने वाले पे ट्रस्ट नहीं किया जाए। वैसे तो खैर हमारे बच्चों को कभी अलाउ ही नहीं है कि माँ के बगैर जाए, हर माँ को पाबंद किया हुआ है कि वो ड्यूटी देती है। तो ये बच्चे जब मिलकर स्विमिंग के 6 बच्चे जाते हैं तो वो 6 माओं की ड्यूटी होती है कि हर बार स्विमिंग के साथ एक माँ साथ एक माँ जरूर जाएगी। और इसमें से कुछ माएँ फिर शुगुफ्ता जैसी होती हैं जो बोलती हैं कि बेशक दूसरी माँ जाए, मैं तो हर 6 बार जाऊंगी। हर 6 बार जाती, ये चुपके चुपके खुद सीख रही थी असल में, वहाँ देख देख के ना सबको, इसको खुद ही आती होगी। मुझे खुद को बहुत शौक है निकाले की जो मदर्स होती है ना, हर चीज को अपॉर्चुनिटी समझती है। एक्चुअली वो उसको ड्यूटी नहीं समझती, वो कहती है कि मैं ये अपॉर्चुनिटी खूं कैसे। इंशाल्लाह शुगुफ्ता हॉर्स राइडिंग का भी इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह जरूर, क्योंकि मेरा खुद का ये ख्वाब है कि तैराकी, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग, ये तीनों चीजें, क्योंकि सुन्नत रसूल हैं, वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने बच्चों को सिखाएं। तो हमने तीर अंदाजी तो हम ले आए हैं, हमारी स्कूल में होती है तीर अंदाजी, सिखाई जाती है डीसीटीओ में। स्विमिंग पे भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, अब एक हॉर्स राइडिंग का एक है, देखें लेट्स सी इंशाल्लाह इसमें भी भाई मुझे साथ लेके जाना है, इसमें भी कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जो हम सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, इंशाल्लाह सारे ड्रीम्स अल्लाह ताला पूरे कर देता है, पता भी नहीं चलता। सानिया के लिए भी हमने बड़ी दुआ मांगी थी, सानिया जो है किरण से जुड़ जाए, तो ऐसी दुआ मांगी कि चिपक की गई। अब छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मैं यही कह रही थी कि ये कुछ करती है, चक्कर चलाती है, ऐसा ऐसे नरगे में आ जाते, इनका नरगा है उसमें फंस जाता बंदा, फिर नहीं निकल सकता। सानिया की भी एक प्लान है कि वो यहाँ पे थिएटर को इंट्रोड्यूस कराए हमारे स्कूल के थ्रू। देखेंगे थोड़ा सा, ये हम आराम से सोचेंगे इसके बारे में, प्लान करके कुछ करेंगे कि हफ्ते में 1 दिन या कुछ इस तरह, क्योंकि बच्चों में बड़ा टैलेंट है थिएटर का। हाँ, अरे कितने मजे के बच्चे हैं, जगह भी है, हम शाम में एक क्लासेस शुरू करेंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जरा ये निकल जाए इससे और फिर देखें कि हमने किस तरह क्या सोशल डिस्टेंसिंग और वो सब कैसे करना है लाइफ में वापस जाके, फिर बिल्कुल प्लान करेंगे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा शगुफ्ता, तुम ये बताओ ना कि ये जो तुमने कैप्टन का रोल अदा किया और तुम्हारे बेटे ने, हमजा ने, सब कैप्टन का रोल अदा किया पूरे राशन ड्राइव में, तो तुम अभी बता रही थी कि तुम्हें कैसा फील हुआ। तो ये इस दौरान तुमने बहुत सर्वे किया, दियारी में गई, मैंने तुम्हें पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा, तुमने काफी, मेरे ख्याल में 100 से ऊपर 200-300 बैग्स तुमने खुद बांटे हैं। इस दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो तुम्हें, होता है तुम बहुत सारे लोगों से मिली, गलियों में गई, लोगों से मुलाकात की, कोई ऐसी फीलिंग्स तुम्हारी, कुछ तुमने देखा हो, बताओ लोगों को, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये राशन ड्राइव कैसी रही और कैसा फील हुआ तुम्हें? इतने जो वायरस की वजह से जो इतने लोग जो बेरोजगार हो गए, इतना आप जाएंगे वहां पर तो इतना दुख फील होगा उनकी सारी बातें सुनकर। और इतने बेचारे मजबूर, डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग, जो रोजाना कमाते हैं, रोजाना खाते हैं, तो उनके पास और उनके अलावा कोई चारा नहीं होता कि वो क्या करें। वो इस कंडीशन में, जाहिर सी बात है, तो फिर वो बेचारे अपने, सब लोग अपने दुख अगर एक को देने के लिए जाएं तो फिर 4 और निकल के आ जाते हैं कि हमें भी चाहिए। और हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे, इतने महदूद
हमारे वसाइल के। हम कोशिश तो सबीना आंटी सबके साथ कर रही थी कि सबको पूरे लियारी को बांटा जाए, लेकिन अब जितने वसाइल होंगे उतने हम प्रोवाइड करेंगे ना। तो बस फिर लोगों के ये हालात देख के बड़ा तकलीफ पहुंचती थी, बड़ा दुख पहुंचता था कि देखो ये भी एक तरह से कितना बड़ा सानिया है एक तरह से, कि ये बेचारे ये अपने लिए अभी इस कंडीशन में कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें आगे बढ़ के उनकी मदद करनी है। पता नहीं कितने अरसे तक ये मसला रहे। हम कोशिश करेंगे कि हम लोगों की ये तकलीफ कम करने की जितनी हद तक हो सके, और आइंदा भी अगर आपको किसी भी किस्म की सबीना आंटी मेरी ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। मैं जिस वक्त आप मुझे जिस काम के लिए भी बोलेंगी मैं तैयार हूँ। किरण तुम्हारा है शगुफ्ता, और बिल्कुल तैयार हूँ। काम ये है कि हम बच्चों को तैयार करें, तुम लोगों को तैयार करें। मैंने अभी और कितना टाइम रहना है, आप लोगों ने ही संभालना है किरण, ये है ही आप लोगों का। तो इस तरह से लेकर तुम लोग जिस तरह लेकर चलोगे ऐसे मैं थोड़ी लेकर जा सकती हूँ। अगर मैंने तो इतना सा किया है, आप लोग इतना सारा करोगे। तुम्हारी और कितनी सारी माएँ हैं तो इसी तरह काम करने को आगे आगे तैयार, साइमा है, तो कितनी सारी हैं ऐसी। तो आप लोगों ने आपने जो आपने जो हमारे लिए आपने जो किया है ना, आपने हमें जो राह दिखाई है, आपने जो हमारे लिए क्या है किया है ना, वो वैसा कोई कर ही नहीं सकता। आप तो हमारी माँ भी हैं, हमारी बहन भी, हमारी दोस्त भी, हमारा सब कुछ आप। जो आप हैं आपके जैसा तो कोई कर ही म्यूचुअल नहीं सकता। हम आपके नक्शे कदम पे चलेंगे। हम आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप तो आप ही रहेंगी ना, आपके जैसा कोई बन सकता है? तुम लोगों ने हम ये जो आपसे है ना सारी जिंदगी आपसे सीखते रहेंगे, सारी किरण जिंदगी हम आपसे सीखेंगे। मगर तुम लोगों ने, किरण ने मुझे जो है ना वो हल्का कर दिया है, हल्का। जैसे वो जो एक हम लेके अपने कंधों पे जो बोझ चलते हैं, जिन चीजों की हमें आपने जरूरत हम पे जितना भरोसा किया है ना, आपने सादा कर दिया। आपने जितना हम पे भरोसा किया है ना, उतना हम अच्छा चलो, हम शायद बहुत भूल गए भरोसा कि किया हम आपने क्या हम पे। देख रहे हैं शगुफ्ता। ठीक है। अब शगुफ्ता, आपका माशाल्लाह बहुत मजा आया सुनने में, हम गुम थे। मेरी फैमिली भी मेरे साथ बैठी हुई देख रही थी आपको, और हम बिल्कुल उस पल के लिए बिल्कुल गुम थे तुम्हारी बातों में, और दिल नहीं चाह रहा कि हम तो ये नजर जा पड़ना। रहे थे, लेकिन हमें तकरीबन 1.25 घंटा हो गया है। सवा और घंटा हो गया? जी उससे ज्यादा हो गया। आर यू सीरियस? या जी एक चीज मुझे पूछनी है, ये शगुफ्ता नज़म कुछ सुनाना चाहती हैं अच्छा तो? माशाल्लाह। हाँ तो भाई शगुफ्ता अपनी नज्म है या किसी और की है? नहीं, ये है हमारे फैज अहमद फैज साहब। और ओरे ये जो बाबा! मुझे जवानी से जो है ना, अपनी जंग एज से ना, मुझे अल्लामा की और फैज की मुझे इंस्पायर किया था। इनकलाबी शायरी, इससे इनकलाबी आपको बहुत कुछ शायरी सीखने समझ को में मिलेगा। आया मुझे, इस सारी बात में सिर्फ इनकलाबी शायरी समझ में आ गया मुझे। अच्छा, आप तो बस, सुनाई नहीं दे रहा था? आपको सुनाई नहीं दे रहा था? हाँ बीच में कट गई थी आवाज इंटरनेट की वजह से, लेकिन अब आ गई। इरशाद अच्छा, इरशाद। तो बस इसके मैं साथ ही ये फैज खत्म साहब करेंगे की हम शगुफ्ता की नज्म के पढ़ने से ही खत्म करेंगे। तमाम दोस्तों का आज प्रोग्राम ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबीना चली गई हैं तो उनकी जगह मैं सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए बहुत प्यार, बहुत सी आपका दुआएं, ऐसे ही डटे रहना। आपका आपका बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया। मैं दोबारा बर्दाश्त कर लूंगी, अभी हमने हॉर्स राइडिंग भी सीखनी है, फिर हम दोबारा बर्दाश्त करेंगे। जी इरशाद। ये जो नज्म है, ये जो है ना, वो एक ऐसी ऐसी नज्म है जिससे हमको बहुत जो मुश्किल और तकलीफ से हालात होते हैं ना, उसमें हमें जीने की एक उमंग देती है। और अभी के भी यही हालात है, कोरोना के भी। और ऐसी जो लेडीज हैं जिन जो अपना कुछ सब कुछ खो देती हैं, उनके लिए भी ये बहुत पावरफुल ये नज्म है। जो मुझे भी इस नज्म ने बहुत मोटिवेट किया, इस नज्म ने। तो मैं ये नज्म सुनाऊंगी आपको। इस नज्म का उन्वान है, इस वक्त तो यूं लगता है। इस वक्त तो यूं लगता है कि अब कुछ भी नहीं है। महताब न सूरज, न अंधेरा, न सवेरा। आंखों के दरीचों पे किसी हुस्न की चिलमन।
और दिल की पनाहों में किसी दर्द का डेरा। मुमकिन है कोई वहम था, मुमकिन है सुना हो, गलियों में किसी चाप का एक आखिरी फेरा। शाखों में ख्यालों के घने पेड़ की शायद अब आके करेगा न कोई ख्वाब बसेरा। एक बेर न एक मेहर न एक रब न रिश्ता, तेरा कोई अपना न पराया कोई मेरा। माना कि ये सुनसान घड़ी सख्त कड़ी है, लेकिन मेरे दिल ये तो फकत एक घड़ी है। हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है, हिम्मत करो जीने को तो एक उम्र पड़ी है। वाह, शगुफ्ता जिंदाबाद, बहुत सबीमा शुक्रिया। जिंदाबाद, किरण तानिया फाउंडेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद तानिया जिंदाबाद। और फैज साहब जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया दोस्तों, खुदा हाफिज। कल फिर मुलाकात होगी, तब अल्लाह तक के हाफिज। लिए हमें इजाजत दीजिए।